बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। DGI-SPR की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, कुछ जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ, और ये मुलाकात खुफिया रखी गई। यानी सहाफ़ियों को ये कहा गया कि आपने जाकर बताना नहीं है कि आपकी मुलाकात DGI-SPR से हुई है। रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई और यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं। कुछ चीज़ें फर्दर बाहर आ जाएंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। DGI-SPR हज करने गए थे, कुछ हमारे साफ़ी दोस्त हैं वो तो हज की मुबारकबादें देते रहे वहाँ पे, लेकिन जो असल में खबर है वो दो चीज़ों के हवाले से ज़्यादा अभी तक बाहर आई। नंबर एक, कश्मीर पे फोकस था उनका और अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका फोकस था ज़्यादा। इन चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे थे। तो कश्मीर और अफ़गानिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। कश्मीर में चैलेंज ये है, देखें गिलगित बल्तिस्तान में तो उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, और मैंने आपसे कहा था कि वो मैदान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करेंगे और कुछ भी करेंगे। जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी ये सूट नहीं करता कि कोई ऐसी हुकूमत हो जो अवाम ने बनाई हो। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी उनकी रेड लाइन्स हैं। वो वहाँ पे भी बहुत हसास मामला हैं, वहाँ पे किसी और की हुकूमत कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। वैसे तो पाकिस्तान में किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते, उनके बड़े मफादात हैं, लेकिन इन जगहों पे ख़ास तौर पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। यहाँ जितने भी खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पे आप देखें बड़े शानदार मेस बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त जो जो सबसे खूबसूरत एरियाज़ हैं, बड़े बड़े किले हैं, बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं, वो फ़ौज के कंट्रोल में है इन एरियाज़ में। और खूबसूरत तरीन इलाके, बड़े अच्छे मैसेज, बहुत ज़बरदस्त रिक्रिएशनल साइट्स, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। गरीब आदमी या गरीब फौजी का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अफसरान और उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी इंटरटेन होती हैं। मैं माजी में ये सारी चीज़ें खुद हम देखते रहे हैं, क्योंकि जब सहाफ़ियों को ले जाया जाता था वॉर जोन्स के अंदर या ऐसे एरियाज में जहाँ पे बॉर्डर है या लड़ाई है, तो वहाँ पे हमें इन जगहों को देखने का भी मौका जाते हुए मिलता था, आते हुए भी मिलता था। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, और जो लोग फ़ौज से रिटायर हुए और जिनके फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, वो फिर बताते भी है कि किस तरीके से जो कौम का बजट है वो कहाँ कहाँ पे भी लग जाता है। यानी हमें तो सिर्फ ये लगता है ना कि सिर्फ गोली बारूद और बंदूकें खरीदी जाती हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे हर इदारे में होती हैं वैसे फ़ौज में भी हैं। कोई पाकिस्तान से बाहर तो ये इदारा नहीं है, जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारे हैं वैसे भी फ़ौज भी एक इदारा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनका। तो नाज़रीन, DGI-SPR ने कश्मीर के बारे में ये कहा कि रियासत जो है वो भी माँ बनकर प्यार से और मोहब्बत से डील कर रही है। फिर उन्होंने ये दावा किया कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर एक बलोच यकजहती कमेटी थी, उसके बारे में एक प्रोपेगेंडा आपको याद है किया गया था कि ये दहशतगर्द हैं सारे, और फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे पड़ गया था। और फिर आप देखें मारंग बलोच हों या बाकी लोग हों, बगैर सबूतों के उनको जेलों में डाला हुआ है। उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, कुछ साबित नहीं कर सके आज तक, लेकिन कई कई महीनों से वो लोग जेलों में बंद हैं। ऐसे ही ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा जो उनके लिए बेचारे आवाज़ उठाते थे, उन दोनों को भी लंबी सजाएं देके जेलों में बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक ट्वीट करने के जुर्म पर। देखिए, जिस अदालत ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सजा दी एक ट्वीट के ऊपर, उसी अदालत में एक जज के बेटे ने दो खवातीन को सड़क पे कुचल के मार दिया। बगैर लाइसेंस के, बगैर कानूनी गाड़ी वो चला रहा था और उसने कुचल के दो खवातीन को मार दिया, और वो एक दिन भी जेल नहीं गया, थाने से ही छुड़ा के उसे घर ले गए। तो ये तो इंसाफ है पाकिस्तान में, और ये सूरत हाल है इंसाफ की। बहरहाल अब फोकस जो है वो कश्मीर के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें की। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा जनाब कि बलूचिस्तान में देखें ये जो बलोच यकजहती कमेटी थी, फिर ये इनके कैसे पोल खुल गए, इनकी चीज़ें सामने आ गई। हालांकि जो चीज़ें सामने आई आज तक हमारे सामने तो नहीं रखी गई, किसी जगह पे किसी फोरम पे साबित नहीं किया जा सका कि मारंग बलोच या उनके साथ जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करके अपना हक मांगते हैं, उनके हवाले से किसी जगह पे भी किसी किस्म का कोई सबूत अभी ना पेश किया गया, ना साबित किया गया। किसी फोरम पे उनको गलत साबित नहीं किया जा सका, और यही वजह है कि बगैर किसी अदालती फैसले के बंदोबस्त करके सिस्टम ने उन्हें जेलों के अंदर बंद रखा हुआ है, और कोई कानूनी वजह नहीं है। जैसे इमरान खान को बंद करने की कोई कानूनी वजह नहीं है। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा जी कि रियासत अभी माँ बनकर कोशिश कर रही है पुरअमन तरीके से मामला हल करने के लिए, लेकिन फिर बाप बन जाती है रियासत बाद में, और वो हमला भी कर देती है। तो हार्ड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अभी माँ बन के ये काम कर रहे हैं तो इतनी गोलियां रोजाना चल जाती हैं, दर्जनों लोग अब तक गोलियां उन्हें लग चुकी हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, काफ़ी लोग शहीद हो गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे कश्मीरी अपने जनाजे उठाते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। रावला कोट में, कोटली में कैसे खून रेजी हुई है, कैसे क्रैकडाउन हुआ, किस तरह टॉर्चर किया गया लोगों के ऊपर, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है।
अगर आप प्लस माइनस करें तो क्या रियासत माँ वाला रोल प्ले कर रही है? तो जवाब यह है कि वो नहीं कर रही। और दूसरा यह कि DGISPR आज़ाद कश्मीर के मामलात में ये मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का यह मुकदमा है कि आज़ाद कश्मीर एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान का यह मुकदमा है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो चाहे वो अदलिया है, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे वहाँ की पार्लिमान है, वो सारे अलग हैं और पाकिस्तान का उनके साथ कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं है, सवाए इसके कि पाकिस्तान उनके हक के खुद इरादियत को तस्लीम करता है और सपोर्ट करता है। लेकिन यहां DGISPR कह रहे हैं कि रियासत तो आज़ाद कश्मीर की है ना, तो वो आज़ाद कश्मीर की रियासत बात करेगी, उनके बिहाफ के ऊपर DGISPR तो बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जिसकी ताकत है उसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ताकत के बलबूते के ऊपर फैसले होते हैं तो फिर जो मर्जी करी जाए, जो मर्जी कही जाए। बहरहाल वो ये कहते हैं जनाब उनको सबूत मिल गए हैं, लेकिन अभी तक किसी एक सोर्स ने भी मुझे ये नहीं बताया कि उन्हें कोई सबूत दिखाए हों DGISPR ने कि ये लोग गद्दार हो चुके हैं, या ये लोग भारत के साथ मिल गए हैं, या ये लोग दुश्मन के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं और दुश्मन से पैसा ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। मेरा नहीं ख्याल कि साबित कर सकेंगे, क्योंकि कश्मीरी जो मांग रहे हैं वो उनका हक है। और मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त बैकडोर चैनल राब्ते भी हो रहे हैं। जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जिनके सरों के ऊपर इनाम रख दिए गए, वो तो बराह रास्त इन मुज़ाकरात के अंदर या बैकडोर चैनल्स राब्तों के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ लोग राब्तों में हैं जो उलमा इकराम है, और वो लोग फिर राब्ते कर रहे हैं हुकूमत के साथ, और कोशिश की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर के मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जा सके। बाकी मामला तो हल हो जाते हैं, लेकिन 12 मुहाजिर नशिस्तों का मामला बार बार आकर फंस जाता है। अब यहां पे जो एक मुतालबा किया जा रहा है वो ये कि आप 12 नशिस्तें रखना चाहते हैं आप रखें, लेकिन आप इन्हें हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार ना दें। यानी जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म चुना जाए तो ये 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और जब मखसूस नशिस्तें बांटी जाएं तो उनमें भी इन 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और जब कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में गिराई जाए तो उस वक्त भी इन 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बाकी आप इन्हें रखना चाहते हैं, आप इन्हें रखें, आप इनसे आवाज़ उठाना चाहते हैं, आवाज़ उठाएं, सिंबॉलिक इनको हैसियत देना चाहते हैं, इनसे जोर लगवाना चाहते हैं, आप सारा कुछ करें, आलमी सतह पर इनके दौरे करवाएं, जो मर्जी करें, लेकिन आप आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बनाने में, उसको गिराने में, उसके मामलात को चलाने में आप इनको शामिल ना करें। तो ये उनकी जानिब से एक मुतालबा है। भारत मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखें उसका नतीजा क्या निकलता है। 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रहे हैं, और वो 28वीं आईनी तरमीम अब शायद नहीं होने देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से और नून लीग को ब्लैकमेल कर दिया गया गिलगित बल्तिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट ने 4 आज़ाद उम्मीदवार उठा के IPPs की झोली में डाल दिए। IPP एक पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, एक तो वो IPP है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है IPP। ये IPP जो है एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्यारे हैं, चाहे वो IPP अवाम की जेबों पे डाका डालने वाले IPPs हों जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी जमातों ने मिलकर लगाया, और उनके जरिए से कौम से इतना पैसा छीना जाता है कि जो शख्स भी 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है वफाकी वजीर पानी और बिजली के मुताबिक, वो 4 यूनिट बिजली के पैसे देता है। मुझे पहले लगता था कि ये 1 और 3 का रेशो है, कि अगर आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 यूनिट बिजली का पैसा देते हैं। नहीं, लेकिन पानी और बिजली के वफाकी वजीर ने कहा नहीं, आप अगर 25 रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 रुपया बिल देते हैं, यानी जो 75 रुपए हैं वो आप IPPs की जेब में डालते हैं जिसकी उन्होंने बिजली नहीं बनाई हुई होती। तो ये IPPs एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी IPP रख दिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। ये पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन इस पार्टी को 4 आज़ाद उम्मीदवार तोहफे में दे दिए गए। वजह यह है कि 4 आज़ाद उम्मीदवार मिलने के बाद ना सिचुएशन बड़ी मजेदार बन गई। अभी कुछ नशिस्तें हैं 2-3 जिनके ऊपर कंफ्यूजन है, वो फैसला आ जाएगा। इनमें 9 सीटें बताई जा रही हैं पीपल्स पार्टी की, 8 PMLN को दी गई हैं। अब 4 ये जो हैं अगर IPPs को मिल गई तो IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा। कैसा जबरदस्त काम हो गया। IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा। और IPP किसकी जमात है? आप जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने सारा का सारा खेल अपने हाथ में रख लिया है। अब फैसलवाडा जो है वो लॉन्च हो जाते हैं जैसे ही ये पता चलता है कि 28वीं आईनी तरमीम में कोई गेम हो रही है, और तरमीम के ऊपर काम तो तकरीबन हो चुका है, अब तो तरमीम सिर्फ पास करवानी है। तो फैसलवाडा आते हैं सियासतदानों को और सियासी जमातों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए। वो आए, आकर उन्होंने पहले तो ये बताया कि जनाब पाकिस्तान में हुक्मरान बनने के लिए, क्योंकि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के आला कार हैं फैसलवाडा,
और इस वक्त वो उनका कीमती सामान उठाकर पीछे पीछे चलते हैं जर्नैलों के। तो फैसल वाडा बेहतर जानते हैं कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो किसी शख्स में हो तो वो हुक्मरान बन सकता है। फैसल वाडा ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह के लोग पसंद हैं। और उन्होंने कहा हुकूमत में आने के लिए आपको नकम्मा, इश्तेहारी, मफरूर, बीमार, कातिल और जानी होना चाहिए। ये फैसल वाडा साहब ने फरमाया कि ये वाली खसूसियात अगर आपके अंदर हैं तो आप हुकूमत में आ सकते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म के लोग पसंद है, उनको वो हुकूमत में लेकर आते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला उन्होंने बता दिया है। देखिए, सियासतदानों को गंदा करने का सिलसिला हमेशा से जारी। ये जर्नैल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें करते हैं सहाफ़ियों के साथ तो एक ही बात करते हैं, सियासतदान बहुत गंदे हैं, सियासतदानों ने करप्शन की है, सियासतदान दो नंबरी करते हैं, सियासतदान मुल्क को खा रहे हैं, सियासतदान मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फ़ौजी बहुत अच्छे हैं, फ़ौज ने बड़ा कमाल काम किया है, फ़ौज मुल्क को नहीं खा रही है, फ़ौज मुल्क के लिए दिन रात सोचती है, दिन रात कोशिश करती है, हम तो कुर्बानियाँ देते हैं। तो हमेशा जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये माइंड सेट बनाती है पाकिस्तान में कि सियासतदान बहुत गंदे हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था, पाकिस्तान को आईन एक सियासतदान ने दिया था। पाकिस्तान ने आज तक जितनी तरक्की की उसमें ज़्यादा हिस्सा सियासतदानों का है। पाकिस्तान का दिमाग सियासतदान है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब जब आती है, वक्ती तौर पे पाकिस्तान को छोटा मोटा कोई फ़ायदा हो भी जाए तो लॉन्ग रन में पाकिस्तान को नुकसान होता है। अयूब खान ने जिस तरह की सियासत की तराह डाली, उसने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर दिया। बाद में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। याया खान ने पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में आखिरी हथौड़ा चलाया। ज़ियाउल हक आया और उसने वक्ती तौर पे फ़ायदा उठाया। अमेरिका से ताल्लुकात, दुनिया भर उसको आंखों का तारा बनाकर फिरती थी। ज़ियाउल हक यहाँ पे डिक्टेटर था, उसने अफगानिस्तान के अंदर एक जहाद करवाया और ज़ियाउल हक तो चला गया, लेकिन पीछे क्या छोड़ गया? मनशियात और कलाशनकोफ, और पाकिस्तान में कितना खून बह गया। दहशतगर्दी ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान के अंदर। फिर परवेज़ मुशर्रफ आता है, वो अमेरिका के आगे लेट जाता है, अमेरिका की आंखों का तारा बन जाता है। आज आसिम मुनीर अमेरिका की आंखों का तारा बने हुए हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। जो डिक्टेटर्स होते हैं या मिलिट्री जर्नल्स होते हैं, ये अमेरिका की आंखों के तारे बनते हैं। और हमेशा ये कहा जाता है, देखो जी अमेरिका इनसे कितना खुश है, आलमी सतह पर कितनी कामयाबियां मिल रही हैं। कोई कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी पता किसे कहते हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाए। क्या खत्म हुई? नहीं, वो पहले से ज्यादा है। कामयाबी किसे कहते हैं? कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। क्या बेहतर हुई? नहीं, वो बर्बाद हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए। क्या खत्म हो गई? महंगाई नहीं हुई, आम आदमी की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आपके मुल्क में धड़ाधड़ सरमायाकारी आ रही हो, आपके मुल्क में सयाह आ रहे हो। क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा। कामयाबी इसे कहते हैं कि आप कर्जे वापस उतार रहे हो, आप कर्जे चढ़ाते चले जा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं, आपने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। कामयाबी किसे कहते हैं? कि लोग काम करने के लिए आपके मुल्क में आए, आपके मुल्क से ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है और आपका आर्मी चीफ कहता है ये ब्रेन गेन है। यानी उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, सरमायाकार जा रहे हैं, जो कारोबार करना जानते हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये कामयाबी है। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कामयाबी कहते हैं जब आप तजारती खसारे में ना हो बल्कि मुनाफे में हो। आप लगातार तजारती खसारे में होते चले जा रहे हैं। तरक्याती बजट आपने इंतहाई कम कर दिया है। यानी पाकिस्तान को ये कहते हैं हम तरक्की की मनाजिल तय करवाएंगे। बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे थे 2026-27 का साल वो होगा जब पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। इस तरह की बातें हमने सुनी थी। चंगी ऊंची उड़ान की तरफ पाकिस्तान गया है, तरक्याती बजट आधे से भी कम कर दिया। ऐसे आप मुल्क चलाएंगे? आपको पता है तरक्याती बजट कम क्यों किया है? आम आदमी जिसको इस बात की समझ नहीं आती, जरा मैं उसको समझा देता हूं आसान अल्फाज में। हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि वो अवाम से टैक्स इकट्ठा करती है और उस टैक्स के जरिए से अवाम के तरक्याती मंसूबों पे काम करती है। और टैक्स का बड़ा हिस्सा तरक्याती मंसूबों पे लगाया जाता है कि कहीं पे बड़े बड़े तालीमी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे सेहत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे खेलों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे डैम्स बन रहे हैं, कहीं आबपाशी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं आवाम के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें लाई जा रही हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें निकल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ना। साइंस में तरक्की हो रही होती है, टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही होती है। तो ये तरक्याती बजट होता है कि जब आवाम से पैसा इकट्ठा करती है हुकूमत, तो फिर वो तरक्याती कामों पर लगाती है। अब इस हुकूमत ने अपने अल्ले तलल्ले तो कम करने नहीं है। इन्होंने तो अयाशी वाले तैयारे भी खरीदने हैं, बैरून मुल्क दौरों पर भी जाना है, फैमिली भी लेकर जानी है, मेकअप आर्टिस्ट भी लेकर जाने हैं, बच्चों को लेकर जाना है, बच्चों के दोस्तों को लेकर जाना है। तो इन्होंने तो अपना इंजॉय करना है, वो तो इन्होंने बंद करना नहीं है। प्रोटोकॉल तो इन्होंने इंजॉय करना है। इनके अपने दफातर के जो बजट हैं वो बढ़ते चले जाएंगे।
अपने एमएनएस के फंड ये उनको देंगे, तो ये कहां से जाकर कट लगाते हैं? जो इनके लिए आसान तरीका है वो क्या है? तरक्याती बजट कम कर दो, यानी अवाम के तरक्याती मंसूबे कम कर दें। कौम को कहानी सुनाई कि हम तरक्याती मनाजिल तय करेंगे, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, और जिस चीज को उड़ान कहते हैं कि तरक्याती बजट, वो आधे से भी कम कर दिया। तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो कम होगा ना, याद रखिएगा, जब सरकारी मंसूबे बंद हो जाएंगे तो बेशुमार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनका पूरा का पूरा इन्हिसार सरकारी मंसूबों के ऊपर होता है। तो जब आपने वो सारा साइज ही छोटा कर दिया, तो अभी आप देखेंगे इस साल और कितनी बेरोजगारी होती है, और कितनी गुर्बत होती है, और कितने लोग अपना पैसा लेकर पाकिस्तान से भागते हैं। ये आपको दिखाई देगा जिस तरीके से इन्होंने तरक्याती बजट कम कर दिया है। तो मैं आपको कह रहा था कि सियासतदानों को बदनाम करने का सिलसिला जारी है। हमेशा जर्नैल खुद को अच्छा दिखाते हैं और सियासतदानों को बुरा दिखाते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो सका। पहले लोगों में नफरत फैलाई गई, सारे सियासतदान बुरे हैं। हर सियासतदान जो हुकूमत में भी होता है ये उसको ऑफ द रिकॉर्ड बुरे ही कहते हैं, और अपने आप को ये अच्छा कहते हैं। सियासतदानों को ये बात समझनी पड़ेगी, वो एक जबान करके इकट्ठे हो जाएं सारे, और इकट्ठे होकर कहें कि जर्नैल बुरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान पे बार बार कब्जा किया है। ये सरकारी मुलाजिम है, ये तनख्वाह लेते हैं, इनका काम है हमारे हुक्म को माने। हम हुकूमत बनाते हैं अवाम के वोटों से, जब हम आ जाते हैं तो हम जो हुक्म दें, ये हमारे हुक्म की जो है वो खिलाफ वर्जी कभी ना करें, ये होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या होता है कि वो सियासतदानों को बदनाम करते हैं, और हमारे मीडिया के लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं। कई अनजाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, कई जानबूझकर इस्तेमाल हो जाते हैं, कई अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे जो हैं मीडिया के लोग बदनीयत हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। यानी मैं अपने बारे में आपको बताता हूं, जाती तौर पे मुझे बहुत सारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, इवन इमरान खान को, यह लगता था कि पाकिस्तान की